अमेरिका ने इंडिया को कहा होगा कि इनको ज़रा दिलासा दो कि अजीत डोभाल वहाँ था और ये उनसे मिले हैं। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसलिए कि ये लंदन से खबर आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दीगर ममालिक में मेरा प्रोग्राम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपके कमेंट्स का शुक्रिया, आपकी क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया जिनकी तादाद अब 182 हो चुकी है। नाज़रीन, आज मैं एक बड़ी स्पेसिफ़िक सब्जेक्ट पे बात करूँगा कि पाकिस्तान का असल मसला प्लीज़ आप समझें, फिर आपको ये सारी सियासत समझ आएगी, आपको सारी ये जोड़ तोड़ समझ आएगी, ये आपको जुडिशल जो एक्टिविज़म प्रो एंड अगेंस्ट है वो समझ आएगी, और फ़ौज की आपको ये जो हरकतें हैं, जारदारी है, बदमाशी है, आपको ये समझ आएगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको समझे बग़ैर आप मसले को आगे हल हम कर नहीं सकते। लेकिन थोड़ी सी बात जनरल आसिम मुनीर की मैं कर लूँ, जो कि उनका यूके का दौरा था। दौरा ये ग़ालिबन 5 दिन का था और 6 दिन का हो गया। मेरे पास तो पक्की ख़बर है कि ये अमेरिका आए थे। ये मुझे नहीं पता कि वो किन से मिले और क्या सौदा बेच के आए या क्या चूरन उन्होंने इनको बेचा या इन्होंने उनको बेचा। डिस्पाइट क्या है, SPR कहता है कि ये नहीं गए, ये बिल्कुल झूठ है। दूसरी जो बड़ी अजीब बात थी इनके यूके की विज़िट की, कि इनके यूके की विज़िट की कोई खातिर खा ख़बरें नहीं आई। एक मैंने तस्वीर देखी, ऐसे लगा कि PMA का कैडेट अपने प्लेटून कमांडर के साथ खड़ा हुआ है, ऐसे छाती निकाल के, अजीब सी, बहुत ही नॉट अ वेरी फ्लैटरिंग पिक्चर। और ना इनकी कोई तकरीर होते हुए आई तस्वीर, ना इनकी कोई तकरीर जो अगर इन्होंने की है उसका कोई मतन आया। पता नहीं ये करने क्या गए थे। और एक तो रिटायर्ड बहुत सीनियर अफसर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि मेहदी ये तो इसको टेबल नंबर 65 मिली थी। वो जो पीछे मतलब कोने में टेबलें होती हैं ना, जो छोटे मोटे ये बेचारे अफ्रीका टाइप के जर्नैलों आते, मुझे नहीं पता सही है कि नहीं है, लेकिन वो कहते हैं उनको किसी लंदन में एक साहब हैं जिन्होंने बताया। और इनके साथ जो 2 बातें लगी हैं जिसकी वजह से मैंने ये जिक्र किया, इनकी बेइज्जती करने के लिए नहीं किया था, बेइज्जती तो उन्होंने पाकिस्तान की कराई है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक जो ख़बर है कि अजीत डोभाल उस वक्त जो है वो लंदन में मौजूद था और अनकन्फर्म्ड है। देखें जी, अनकन्फर्म्ड ख़बर है कि ये अजीत डोभाल से मिले हैं या इनके साथ जो कुछ लोग थे वो मिले हैं, जिस पर इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे हालात बड़े, ईस्टर्न बॉर्डर पर आप कुछ करेंगे। और सुना है कि अजीत डोभाल ने इनको अश्योरेंस दी है कि जी हम ईस्टर्न बॉर्डर पर कुछ नहीं करेंगे, हिंदुस्तान का जो बॉर्डर। अब ये बड़ी बज़ाख़ेस और शर्मिंदा होने वाली बात है और बहुत अफसोस की बात। अव्वल तो ये हमें पता नहीं सही है कि गलत है, लेकिन जब अब पता चला कि बाजवा अजीत डोभाल से बातें करवा रहा था, फैज़ हमीद के थ्रू हुसैन हक्कानी से कर रहा था, जो मोल है, टाउट है इंडिया का, तो ये भी हम मानने पे मजबूर हो सकते हैं, इसलिए कि ये लंदन से खबर आई है कि जी अजीत डोभाल वहाँ था और ये उनसे मिले हैं। तो ये क्या इन्होंने बात की, क्या सौदा किया, क्या और अग्रीमेंट के अलावा इसके, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हो सकता है कि अमेरिका ने इंडिया को कहा होगा कि इनको ज़रा दिलासा दो कि तुम ये ईस्टर्न बॉर्डर से कोई हरकत वरकत नहीं करोगे अगर तुम इधर फ़ौज कुछ करे। दूसरी चीज़ ये है कि जो कि बहुत ही ख़तरनाक, कि यूके के जो इंटेलिजेंस के ज़राए हैं उन्होंने इनको कहा है कि अगर तुमने कुछ ऐसी उल्टी सीधी हरकत की, मार्शल लॉ लगाने की या कोई टेक्नोक्रेट लाने की, तो हमारे जो अंदर के ज़राए हैं अफ़गानिस्तान के, और आपको पता है इंग्लिस्तान के जो ऑन ग्राउंड एसेट्स हैं वो शायद हमारे बाद शायद दूसरा नंबर अगर कोई मुल्क है जिसको पता है अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, वो इंग्लिस्तान है। ये 100, 150, 200, 250 साल से उस इलाके में फिरते रहे, अभी भी उनके ऑन ग्राउंड एसेट्स बहुत हैं। वो कहते हैं कि जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़ा एक टेरर की लहर पाकिस्तान में छोड़ देगी, तो आप ज़रा बाज रहें, कोई इस किस्म की हरकत करने से सोच ले। ये हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं। मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हाल में मेरे पास आई हैं, बल्कि आज ही आई हैं, तो आप इसको ज़रा इंटरनलाइज़ करें। अब बात कर दें जी पाकिस्तान का असल मसला क्या। देखिए जी, IMF जो आया है, IMF ने बड़ी सख्त शराइत देखी, आपने बजट देख लिया, पेट्रोल डीजल की कीमतें देख ली, इसका पहाड़ तो आज तो टूटेगा, लेकिन इसका पहाड़ जो आगे जाके टूटेगा जब इन कीमतों का असर आएगा
जो आपके खाने पीने की अशिया हैं, बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग अशिया हैं, उन पे आएगा। जब फैक्ट्रियाँ महंगा तेल खरीदेंगी, तनख्वाहें उनको बढ़ानी पड़ेंगी लोगों की, तो ये तो अगले 2-3 साल तक पहाड़ ही पहाड़ है। मूडीज़ कहता है कि 40% आपकी इन्फ्लेशन होगी। मेरा अंदाज़ा ये है, मैं स्टीव हैंडके को फॉलो ज़्यादा करता हूँ, वो कहता है कि तकरीबन 70% अफरात-ज़र होगी, इन्फ्लेशन होगी। कीमतें जो आपकी आज तनख्वाह है वो 1/3 रह जाएगी अगले साल, जो भी आ जाए, और जो आपकी 8 महीने 10 महीने पहले थी वो इस वक्त 1/3 हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा तूफ़ान है जो कि पाकिस्तान का एक आम गरीब आदमी, मुझे नहीं समझ आ कि वो कैसे रहेगा। लेकिन ये ज़रा मसला समझे, IMF ने बड़ी सही एक चीज़ें की। उन्होंने कहा जी आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, आप खर्चे कम करें, और जो आपके कमाई के ज़रिए हैं वो आप उनको बढ़ाएं और अपनी सब्सिडीज़ कम करें। देखें, ये IMF किसी का चाचा नहीं है, फूफा नहीं है। उन्होंने आपको पैसा देना है, उन्होंने इंश्योर करना है कि उनका पैसा वापस आए। वो चाहते हैं कि आपकी आमदनी बढ़े, खर्चे कम हों, तो उनका पैसा वापस मिलेगा। ठीक, हाँ ये ज़रूर है कि अमेरिका सबसे बड़ा डोनर है IMF का, और सबसे ज़्यादा कंट्रोल भी उसका है, और सबसे ज़्यादा वो प्रेशर भी डालता है। जिस मुल्क को उन्होंने मराद देनी होती है वो दे देते हैं, जिसको नहीं देनी होती है, जिस तरह पाकिस्तान है, उनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं। ये भी एक बात है। लेकिन जो उन्होंने बात की है असूलन सही की है, खर्चे कम करो और अखराजात अपने कम करो और अपनी आमदन बढ़ाओ। आमदन अब ये किस तरह बढ़ा रहे हैं? टैक्स बढ़ाएंगे। तो मैं आपको बजट बताता हूं कि पाकिस्तान, ये बड़े गौर से सुने, ये मैं इसकी एक स्लाइड बना के भी पेश कर रहा हूं आपको, ये बड़े गौर से सुने कि ये पाकिस्तान का बजट जो मैं 2022-23 का है, ये जाता कहाँ है। मैं मोटे मोटे नंबर लूँगा, वो बड़ी बड़े लोग भूल जाते हैं, यार ये हैदर महदी किस नंबरों में हमें फंसा गया। देखें जी, पाकिस्तान का 2022 और 23 का बजट था, उसका जो टोटल वैल्यू थी, तखमीना था, वो है 8.6 ट्रिलियन, मतलब कि 8,600 बिलियन रुपया। अब ये 8,600 बिलियन रुपया के मैं 2-3 के मोटे मोटे इनके मैं टुकड़े करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि मसला क्या है। इसके अंदर जी डिफेंस जो हमारी फौज है, इसका जो एलोकेशन है बजट के अंदर है वो 2.3 ट्रिलियन की, मतलब कि 2,300 अरब रुपया फौज के पास जाता है, जो कि 26% है हमारे टोटल बजट का। अभी इसका मैं ब्रेकअप बताऊंगा आपको कि इसके अंदर क्या क्या है। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा खर्च है वो है हमारे उधार वापस करने का हर साल, जो कि है 4 ट्रिलियन रुपया, मतलब 4,000 अरब। इन दोनों को आप मिला लेना, और ये जो हमारा उधार है ये 46% है। इन दोनों को आप मिला लें तो 72% आपकी जो आपके पास जो पैसा है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इन दो में जाता है। मतलब आसान, 100 रुपये में से 26 रुपये चौकीदार ले जाता है, और 46 रुपये जो उधार देने वाला जो भी है, पठान है या चनियोटी है या जिससे भी है, तो 72 रुपये आपके ये चले गए। बाकी रह गए आपके पास कितने? 28 रुपये। 28 रुपये रह गए सिर्फ आपके लिए, पूरे पाकिस्तान में तरक्याती काम कराने के लिए, हुकूमत चलाने के लिए। हुकूमत जो अपनी सिविलियन हुकूमत है उसका भी कोई तकरीबन 400 अरब रुपया है उसको चलाने के लिए। उनके भी 200-250 अरब रुपए के पेंशन है। 600-650 अरब इसमें से जो है वो निकल जाता है हुकूमत चलाने के लिए। बाकी आपके पास क्या रह गया? आपके पास रह गया कोई 1800 अरब, 1700 अरब, 1.7 ट्रिलियन। इसके अंदर आपने जो आपके प्रोविंसेस हैं उनको आपने पैसा देना है, वो आप एलोकेशन कर देते हैं। बाकी आपके पास जिसको कहते हैं ना पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हुकूमत के पास पैसा होता है, सड़कें, बिजली, गैस, भाई, वो मुश्किल से 800 अरब। जरा ये देखें, आप सुने, 8 रुपया, 100 में से 8 रुपया रहता है तरक्याती कामों के लिए। 22 रुपया ले जाती है फौज, 40 रुपया ले जाती है आपके उधार पठान, 8 रुपया रहता है आपके लिए, 6 रुपया जो है वो ले जाती है हुकूमत अपने
अखराजात पूरे करने के लिए, चलाने के लिए, जिसमें से करप्शन होती है। ये समझे ये मस। अब मैं ऐसे एक और भी बात करता हूँ, ये डिफेंस का जो बजट है, लोग कहते हैं जी ये इसके अंदर बाय द वे पेंशन फौजी इंक्लूडेड है, ये 26% है। एक बहुत बड़े मईशत के जो स्पेशलिस्ट हैं उन्होंने मुझे कहा कि मेहदी साहब, हमारा जो डेट सर्विसिंग है उसका 50% हिस्सा जो है वो फ़ौज के लिए हम उधार लेते हैं, वो भी आप फ़ौज के बजट में डालें। अगर आप वो फ़ौज के बजट में 50% डालते हैं, जो हमने उधार वापस करना है, जो 40 रुपये खान को देना है, उसमें से 23 रुपये आप वापस अगर फ़ौज के खाते में डालें तो फ़ौज हमारा 50% बजट खाती है। सोचे जरा, 50% बजट। अच्छा चलिए, उस 50 को अभी मैं छोड़ता हूँ। ये फ़ौज का तो 2.3 अरब रुपया का बजट है ना, इसका ज़रा आप डिस्ट्रीब्यूशन देख लें, ये है क्या। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मसला समझें कि ये लड़ क्यों रहे हैं, ये अड़ क्यों रहे हैं, ये बदमाशी क्यों कर रहे हैं, ये रुके हुए क्यों, ये आगे क्यों नहीं चलने दे रहे पाकिस्तान को। इनकी जी तनख्वाहों का तकरीबन 565 अरब रुपया फ़ौज की तनख्वाहों का, मराहत का। इनके अपने अखराजात जो इंतज़ामी अखराजात हैं, बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल, वर्दी, फलाना, जिसके ऊपर ये बड़ी बड़े ज़बरदस्त अपने ये टी ब्रेकें करते हैं और अय्याशियाँ करते हैं, 368 अरब। आप सोचें, पूरे मुल्क के लिए 8 रुपया और 3.5 रुपया इनके सिर्फ इंतज़ामी अखराजात के लिए फ़ौज के एसेट्स, इनके जो असासे हैं, फिजिकल असासे जो ये नए खरीदेंगे, जो ये और उनको ठीक भी शायद करेंगे, वो उसका अलग है 411 अरब। 4 रुपए इधर चले गए कि आपने कोई बिल्डिंगें बनानी है, कोई ये करनी है, कोई और आपने खरीदने हैं, हथियार खरीदने हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर खरीद रहे हैं, मुनेशन खरीद रहे हैं, ये जी ये उसके पैसे, टैंक खरीदने हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। सिविल वर्क्स, कंस्ट्रक्शन जो आपने मरम्मत करनी है, 175 बिलियन। इधर से सबसे ज्यादा करप्शन होती है, ये इधर से पैसा ऊपर से टॉप मारते हैं, 20-30% टॉप मार के अपने कमांड फंड में डालते हैं। कहते हैं जी वो सड़क बना ली, वो हमने बुर्ज बना लिया, वो हमने ट्रेंच बना ली, वो हमने फलानी चीज कर ली, और उधर से 25-25, 30-30% पैसा ये खाते हैं। पेंशनें 400 बिलियन ये डालते नहीं थे इसके अंदर, क्यों कि ज्यादा ना लगे। क्यों ना लगे, ओ भाई हम हैं, मैं तो खैर पेंशनदार नहीं हूं, लेकिन जो फौज का पेंशन है वो फौज के बजट में जाना है ना। 400 बिलियन, 4 रुपए फौज के बजट में। आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमारी तरक्याती काम, ये पता नहीं क्या पैसा है, 363 बिलियन, 2300 अरब रुपया ये खर्च हो रहा है, और इसमें से ये कमांड फंड निकालते हैं, इसमें से ये बता। और इसके अलावा मैं बताता हूं ये फौज क्या करती है। 364 बिलियन रुपए, 364 अरब रुपए की इनको मराहत मिलती हैं, टैक्स रिबेट्स मिलती हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, जिसकी बेसिस पे ये कहते हैं जी हमने जो रिटायर्ड फौजी शहीद हैं उनकी हमने खिदमत करनी है। फौजी फाउंडेशन 50 कंपनियां जिनको डायरेक्टली भी मिलती है और इनडायरेक्टली भी मिलती हैं, और तरीकों से भी मराहत मिलती हैं फौज को, सिर्फ सब्सिडीज इंडस्ट्री की नहीं, बाकी और जो मराहतें हैं। फिर ये बता लेना शुरू कर दिया। ये हमारे FC, हमारे रेंजर्स, हमारी जो स्काउट्स हैं, किसको नहीं पता कि आप वहां जाके पोस्टिंग करें तो कितना पैसा बनता है, ड्रग रनिंग होती है, गन रनिंग होती है। ये देखें जी, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें फौज की जरूरत नहीं है, हमारी फौज पे खर्चा नहीं करें। मैं ये कह रहा हूं कि ये खर्चा हो कहां रहा है, ये सवाल हमने उठाना है। ये पैसा आपके पास जो आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट फंड का 363 बिलियन है, क्या डेवलपमेंट की है भैया आपने? सिविल वर्क्स हमें बताएं, कहां की है आपने, कहां कौन कौन से असासे आपने बनाए हैं, कितनी गनें खरीदी हैं, कितनी में क्यों खरीदी, किस, ये हमें जरूरत थी नहीं जरूरत थी, किस किस ने इसमें कमिश्नर लिए टॉप मारा है, ये सवाल हमने पूछने। ये आपके इतने ज्यादा अखराजात हैं 368 अरब रुपया के, ये कैसे अखराजात हैं बताएं, खोल के बताएं। और IMF ने अब कह दिया, उन्होंने कहा जी ये बजट जो है ना, ये आप खोलें, पूरा में डिटेल्ड फौज का बजट चाहिए। और कितनी शर्म की बात है कि बाहर का गोरा साहब आके आपको कहता है कि ओए
खाता खोल, तो हम कहते हैं जी सर, और हमारे जब कहते हैं खाता खोल तो कहते हैं तेरी ऐसी की तैसी तोड़ी है, और ये करते, और इसलिए ये बैठे हुए। और ये काबू किस तरह किया है? ये ऊपर के जर्नैल, प्लॉट, पावर, ताकत, किसी के सामने जवाबदारी नहीं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, बेलगाम ताकत आर्मी चीफ की, जो मर्जी कह दे, जिस मर्जी को उठवा दे, जिस मर्जी को मरवा दे, कोई ताकत, जवाबदारी कोई नहीं, ना पैसे की जवाबदारी, ना अपने रोल की, ना अपने जो आप काम कर रहे हैं उसकी जवाबदारी। ये क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हें किसने कहा है कि तुम जोड़ तोड़ करो? तुम्हें कौन कहता है कि स्वाति को उठाओ? क्यों करते हो तुम? गिल, फवाद चौधरी, अरशद चौधरी का, अरशद शरीफ शहीद का कत्ल, देखें, अब आपको समझ आ रही है? ये जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है ना पाकिस्तान की दौलत पे, ये इसको नहीं छोड़ना चाहते। और इसकी जो ताकत है जो इनके पास है, इस वजह से 6.5 लाख की जो फौज है, इसकी बंदूकें, मसला समझें। अब मसला समझें कि ये 3 ग्रोह हैं, फौज, इनके साथ करप्ट पॉलिटिशियन, और इनके साथ करप्ट बिग बिजनेस। एक साहब हैं जिनको मैं जानता हूं, वो ट्विटर पे कहते हैं कि मैंने शाहिद खाकान अब्बासी से बुलंद तरीन सोच वाला बंदा पूरे पाकिस्तान में 1947 के बाद नहीं देखा। ये वही ऐसी बात है जिस तरह भुट्टो ने इस्कंदर मिर्जा के मुतालिक कहा था कि आपका नाम कायदे आजम से भी बढ़ के पाकिस्तान की तारीख में आ गया। ये साहब जो है अरबों रुपया कमा चुके हैं इन्हीं नवाज शरीफों से, शायद खाकान अब्बासियों से। अब इनको है कि जी खाकान अब्बासी के मैं आगे पीछे फिरूं, तो अगर ये आ गया किसी तरीके से केयर टेकर में तो मेरे वारे नहीं आ जाए। ये इस तरह के बिके हुए हमारे पाकिस्तानी हैं। ये फौज, करप्ट बिजनेसमैन, करप्ट सियासतदान, ये मिल के ना इन्होंने फौज को लूटा है। ये बजट के थ्रू लूटते हैं, ये जो इनको मराहत मिलती हैं, टैक्स ब्रेक्स मिलती हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, उसके थ्रू, और करप्शन के थ्रू लूटते हैं। जो पाकिस्तान नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसके मुतालिक मैं अगला करूंगा, उसमें वो कहता है कि 2600 अरब के मराहत ये 3 ग्रोह लेते हैं। हमें IMF कह रहा है कि 1 ट्रिलियन, जो कि 2006 ट्रिलियन का तकरीबन 1/3 है, आपने कम करने, और ये 2600 ट्रिलियन के मराहत खाते हैं। ये इस सिस्टम को बचा रहे हैं। फौज भी चूंकि वो कारोबार में है, दबा के पैसा लेती है बजट से 26%, और बजट में उधार जो हम लेते हैं उसका आधा ये लेती है, 50% पैसा इसके पास आता है, बाकी जो है वो उधर 8 रुपए आता है। एक आम आदमी के स्कूल, अस्पताल, ये सिस्टम नहीं चल सकता, ये टूट जाएगा। अगर कोई समझता है ना, आसिम मुनीर समझता है कि मैं या CGS या DGI या ये जर्नैल कि ये समझते हैं कि इसी तरीके से ये खून इस कौम का चूसेंगे और अपने लिए 50 रुपए और कौम के लिए 8 रुपया। सोचें, 6.5 लाख बंदों के लिए 50 रुपया, 24 करोड़ अवाम के लिए 8 रुपया। ये जरा सोचें, ये जो पैसा है इसका हमने जवाब मांगना है इनसे। ये नहीं मांगना कि कम, अगर आपको 50% देना है सर आंखों पे, लेकिन कौम को दुश्मन से बचाने के लिए अपनी तरफ गोलियां नहीं मार रहे, अपने पॉलिटिशियंस को टॉर्चर नहीं कर। क्यों नहीं आने देते इमरान खान को? इसलिए नहीं आने देती है, वो ये खोलेगा, वो ये खाते खोलेगा, वो खोलेगा, वो कहेगा ये कहाँ है खर्चा। तो जनाब, आज मैं इसको बात को इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो इजारादारी है ना फौज की, हाई कमांड ख़ास तौर पर, करप्ट पॉलिटिशियन, बिग बिजनेस, और फिर ये इस्तेमाल करते हैं स्टेट की पावर को। फौज अपनी पावर तो इस्तेमाल करती है जो कि मावरा आइन है, मावरा कानून है, ISI हो गई, IB MI हो गई, और जो इनके फिर ये कानून के जो इदारे हैं, फिर ये इलेक्शन कमीशन, फिर ये अदलिया, पुलिस, FIA, ब्यूरोक्रेसी, सबको इस्तेमाल करती है इस निज़ाम को काबू रखने में। तो सॉल्यूशन क्या है? आखिरी सॉल्यूशन जनाब ये है, आसान सॉल्यूशन ये है
कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएं, एक नुमाइंदा हुकूमत आए, नुमाइंदा हुकूमत आके इस निज़ाम के अंदर तब्दीली लाने की शुरू करे, इस जकड़े हुए ये सांड तीन बिच्छू, ये जहरीले सांप जो बैठे, इनकी इजारादारी तोड़े। सबसे पहले फौज के अंदर रिफॉर्म हो। हम फौज को पैसा देने के लिए तैयार हैं, हम फौज के लिए पेट काटने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस फौज का जो हमारा दिफा करेगा, उस फौज का नहीं जो हमारे ऊपर गोली चलाएगा। ये याद रखें, उस फौज का नहीं। वो 650 बंदूकें जो एक डाकू आर्मी चीफ बाजवा जैसा, जो एक ढक्कन आर्मी चीफ आसिम मुनीर जैसा बंदूकें हमारे पर फायर करता है, हमारे सियासतदान ने जो जिसको हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट हो, हमें फेयर फ्री इलेक्शन नहीं करे, हमें उस फौज को के लिए पेट नहीं काटना। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरा, उनके रिफॉर्म के बाद बाकी जितने रिफॉर्म हैं, देखें ये जो महंगाई है ना, एक इतनी कम और तोड़ महंगाई है कि ये हर एक को हिट कर रही है, सिविलियन को भी, फौजी को भी, पुलिस वाले को भी, रेंजर्स, एफसी, जिन जिन लोगों के पास हथियार हैं। मुझे बहुत खौफ है, मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बहुत खौफ है कि यही लोग खड़े होंगे, कहेंगे जी बहुत हो गया, आप लोगों ने, हम आपकी सारी ज़िंदगी यस्सर यस्सर करते रहे, अब नहीं मांगेंगे, आप जाएं जी, ये मुल्क आप नहीं संभाल सकते, ये मुल्क जो है हम संभालेंगे। हम का मतलब है अवाम संभालेगी। एक चिंगारी की ज़रूरत है, एक चिंगारी, याद रखें, एक चिंगारी की ज़रूरत है। ये सारा जो हिसाब किताब है ना, ये टूट जाएगा। तो या तो आप तरीके से इसको कराएं और उसके बाद रिफॉर्म होगा, या आप मत कराएं और एक चिंगारी इस पूरे माशरे को लपेट में, एक आग में लपेट लेगा। ये याद रखें, ये नहीं रह सकता। आप जितनी मर्जी आसिम मुनीर, आप, मुझे पता है आप इमरान खान को बहुत डिसलाइक करते हैं, अपनी दुश्मनी उससे अलहदा रखें, पाकिस्तान का सोचे, नहीं सोच सकते, आपका भी वही हाल होगा जो बाकी जितने आने वाले जो ऐसे मौके पर बैठे हुए थे जब सोसाइटी के अंदर तब्दीली आई। आपका, आपके सारे साथियों का। डरो उस दिन से जब ये लोग आपके घरों की दीवारें टाप के आपके घरों में दाखिल होंगे। डरो इस दिन से। नाज़रीन, इस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह सुब्हान ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।